हेलो एवरीवन। मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद संदीप सर। देखिए, आज हम जॉन डन के द्वारा कंपोज की गई पोएम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में जो है प्रेस्क्राइब है, उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। आप जो है वीडियो में एंड तक बने रहें, अच्छे से वीडियो को वॉच करें। निश्चित रूप से मैंने पहली पोएम में भी बताया था कि इससे बाहर आने की जो है संभावनाएं बहुत कम है, और मैंने जो है कंप्लीट एनालाइज किया है इस पोएम को, और आप देखेंगे कि ये जो है पोएम आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो विदाउट एनी डिलेइंग हम जो है सीधे पीडीएफ की ओर चलते हैं। देखिए, अब हम आ गए हैं जो हमारी पोएम है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार बाय जॉन डन। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको लगता है कि मेरा कंटेंट अच्छा है और आपके लिए अगर कुछ यूज़फुल हेल्पफुल अगर आपको लगता है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं। हेयर वी गो। दिस पोएम इज़ रिटन बाय द पोएट जॉन डन। तो आप सभी को पता है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार जो पोएम है वो जॉन डन के द्वारा कंपोज की गई है। दिस पोएम इज़ रिटन बाय द पोइट जॉन डन। बेसिकली इट इज़ अ सॉन्ग, और ये एक सॉन्ग है। ओके, ये एक सॉन्ग है। जॉन डॉन्स लाइफ स्पैन इज़ फ्रॉम 1572 टू 1631। देखो, पॉइंट के रिगार्डिंग में मैंने सारे क्वेश्चंस जो बन सकते हैं उन सभी को मैंने इन्वॉल्व कर लिया है, जो है शामिल कर लिया है नोट्स में। तो आप पाओगे, यू विल फाइंड कि नोट्स से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर कुछ भी नहीं है। जो है बहुत ही मुश्किल है कि इससे बाहर जाके जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर। तो जॉन डन का लाइफ स्पेन जो है 1572 टू 1631 रहा। डन वॉज अ मेटाफिजिकल पोइट। डन कैसे पोइट थे? मेटाफिजिकल पोइट थे। ठीक है। ही बिलोंग टू मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्स। वो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्स से बिलोंग करते थे, यानी मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्स के वन ऑफ द मेंबर्स थे। द पोएम इज posthumously published in 1673। ठीक है, ये आप थोड़ा सा मेरे से गलत पब्लिश हुआ है। द पोएम इज posthumously published in 1633। देखिए, इसको आप 33 कर लेंगे। ठीक है, मैं जो है एक मैसेज भी पिन कर दूंगा यूट्यूब पर कि ये 1633 है। आफ्टर द 2 years ऑफ डन्स डेथ, जॉन डन की मृत्यु के 2 साल बाद ये पब्लिश हुई थी। पोस्टह्यूमसली का मतलब होता है आफ्टर द डेथ ऑफ द पोइट। ओके, और किस वॉल्यूम में ये पब्लिश हुई थी? इन द वॉल्यूम ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेटाफिजिकल पोइट हैं, ओके, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट से बिलोंग करते हैं, और जो है ये एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। इसको भी ध्यान रखना आप, है ना। द थीम ऑफ द पोएम इज इनकन्सिस्टेंस ऑफ वीमेंस कैरेक्टर। जो थीम है पोएम की वो है वीमेन के कैरेक्टर की इनकन्सिस्टेंसी, जो इनफेडिलिटी है वीमेन की, जो अनफेथफुलनेस है। ओके, जो है फैशंस है उस पर सटायर है। इस पोएम में डन ने सटायर किया है। देखो आगे आ गया। द पोइट सटायर्स ऑन द इनफेडिलिटी। जो है पॉइंट जो है व्यंग्य करता है किस पे? इनफेडिलिटी, जो इनकन्सिस्टेंसी, एक जो है वीमेन के कैरेक्टर का एक वीमेन के कैरेक्टर की एक जो वीकनेस है वुमेन के कैरेक्टर की। ठीक है, इनफेडिलिटी और फिकल माइंडेडनेस ऑफ द वीमेन। तो ये जो पॉइंट है वो सटायर करते हैं वीमेन की फिकल माइंडेडनेस, मतलब इनकन्सिस्टेंसी, और जो है फैशंस पर जो है ये सटायर है सीधा सीधा। ठीक है, वीमेन के फैशन पर, वीमेन की वीकनेसेस पर, है ना, वीमेन की
जो है फेथफुलनेस पर। जॉन डन हैज़ ए सिनिकल और सटायरिकल एटीट्यूड टू द फेयर सेक्स। जॉन डन जो है उनका जो एटीट्यूड था वो सिनिकल था, सटायरिकल था, है ना, मतलब वो जो है विमेन, हॉल विमेन क्लास को जो है शटायर करते हैं, ठीक है। ही रिडिकुलस ऑन द फैशंस, वीकनेसेस एंड अनफेथफुलनेस ऑफ द वीमेन। ओके, वो शटायर करते हैं जो वीमेन के फैशन है, जो वीकनेसेस है और जो गैर वफाई है, ठीक है, अनफेथफुलनेस जो वीमेन की है उस पर सटायर करते हैं, व्यंग्य करते हैं। द पोएम इज़ डिवाइडेड इन 3 स्टेंजाज। और अब देखो ये पोएम के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। पोएम जो है वो 3 मेजर स्टेंजाज में डिवाइड है और इसमें टोटल मिलाकर रहना 27 लाइन्स हैं। तो द पोएम कंटेन्स 27 लाइन्स और ईच स्टेंजा हैज़ 9 लाइन्स। ओके, जो हर प्रत्येक स्टेंजा है उसमें 9 लाइन है। इस तरह से 3 स्टेंजाज में 27 लाइन्स हो गई। ईच स्टेंजा हैज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ ए बी सी सी डी ट्रिपल डी, ठीक है, ट्रिपलेट से कंक्लूड होती है ये पोएम, ठीक है। हर स्टेंजा जो है ट्रिपलेट से कंक्लूड होता है। ओके, तो जो कंक्लूडिंग स्टेंजा की जो कंक्लूडिंग लाइन्स हैं वो ट्रिपलेट है, ठीक है। तो हर स्टेंजा में 9 लाइन है। ईच स्टेंजा मतलब हर स्टेंजा की जो राइम स्कीम है वो है ए बी सी सी और ट्रिपल डी। जॉन डन इज़ ए वेल नॉन, यहाँ पर देखो एक ए आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक तो मैंने बताया था कि ये जो पोएम है ये 1633 आफ्टर द डेथ ऑफ जॉन डन, मतलब 2 साल हो गए थे उसको मरे हुए, है ना। आफ्टर 2 years ऑफ जॉन डन्स डेथ इट वॉज पब्लिश्ड इन द वॉल्यूम ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये जॉन डन इज़ अ वेल नोन पोइट थे, एक बहुत ही वेल नोन पोइट थे, है ना, प्रसिद्ध पोइट थे। फॉर सोनेट्स के लिए, लव पोएम्स के लिए, ओके, रिलीजियस पोएम्स के लिए, एलेजीज के लिए, सॉन्ग्स के लिए और सटायर सरमन्स के लिए। सटायरिकल पोएम्स इन्होंने लिखी हैं, सटायरिकल पिचेज इन्होंने लिखे हैं। दिस पोएम इज़ रिटन इन द स्टाइल ऑफ ए ड्रामेटिकल मोनोलॉग। ये जो पोएम है ये जो है ड्रामेटिकल मोनोलॉग के स्टाइल में लिखा गया है, ठीक है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? देखो, ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है जिसमें एक स्पीकर होता है, ओके, और जो है एक लिसनर होता है और द लिसनर इज़ एक्सपेक्टेड टू बी साइलेंट ऑल द टाइम। और जो लिसनर है उसको जो है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो साइलेंट रहेगा, ठीक है। केवल जो राइटर होता है, जो स्पीकर होता है, वो एड्रेस करता है उसको और वो जो ऑल द टाइम जो है साइलेंट रहता है। बिकॉज देयर इज़ ए क्वेस्टर, है ना, और इंटरलोक्यूटर। इसमें एक क्वेस्टर है, इंटरलोक्यूटर है, ओके, हु इज़ सपोज टू बी साइलेंट टिल द एंड, ठीक है, जो साइलेंट है अंत तक पोएम में, क्योंकि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग के वे में लिखी गई पोएम है। अब देखो, अब हम पोएम के बारे में जो है पोएम की जो लाइन्स हैं उनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ तक की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने बता दी कि जो है जॉन डन मेटाफिजिकल पोइट थे, मेटाफिजिकल जो है स्कूल ऑफ पोइट से बिलोंग करते थे, एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते थे, ओके। और ये जो पोएम है ये सॉन्ग एंड सोनेट्स में जो है नाम का एक वॉल्यूम था, 1633 में पब्लिश हुई थी। यहाँ पे 1673 जो है गलती से लिखा गया है, इसको आप करेक्ट कर लें, ठीक है। अब देखो, इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम के फर्स्ट स्टेंजा में जो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेज आर यूज्ड, ओके। इम्पेरेटिव सेंटेंसेज यूज़ किए गए हैं, जैसे गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, ठीक है, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, ये भी जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और जो है टेल मी वेयर ऑल द पास्ट ईयर्स आर, ये भी जो है क्या है, जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। गेट ए चाइल्ड विद ए मैंड्रैक फूट, ठीक है, मैंड्रैक जो एक ट्री होता है, ठीक है, मतलब रूट होती है,
मैंड्रेक रूट। अब देखो आगे, इन द फर्स्ट स्टेंजा द colloquial language, okay, in the first stanza of the poem imperative sentences are used, Donne uses the colloquial language, तो वो एक तरीके से स्लैंग लैंग्वेज यूज करता है, बोलचाल की भाषा। इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोइट टॉक्स अबाउट द 7 इम्पॉसिबल टास्क, पहले स्टेंजाज में जो है पॉइंट है वो 7 इम्पॉसिबल टास्क के बारे में बात करता है। जैसे पहला है कैचिंग ए फॉलिंग स्टार, कि ये इम्पॉसिबल टास्क है, वन ऑफ द इम्पॉसिबल टास्क में ये शामिल है कि गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, ये एक इम्पॉसिबल टास्क है कि जाओ और जो है गिरते हुए तारों को तोड़ कर लाओ, तो ये जो है इम्पॉसिबल टास्क है। और टू गेट चाइल्ड विद अ मैंड्रैक रूट, मैंड्रैक रूट से जो है मतलब एक मैंड्रैक रूट होती है जो कि ह्यूमन बीइंग की शेप में होती है, ठीक है, तो उससे मतलब बच्चा जो है प्राप्त करना, ये भी जो है इम्पॉसिबल टास्क है। नोइंग अबाउट वेयर द पास्ट ईयर्स हैव गॉन, किन के बारे में बात करना कि पास्ट ईयर्स कहाँ चले गए, ये भी एक जो है इम्पॉसिबल टास्क है। टू फाइंड आउट हु क्लैप द डेविल्स फूट, किसने जो है शैतान का जो है फूट चीरा, पैर चीरा, ये भी जो है एक इम्पॉसिबल टास्क है। टीचिंग अबाउट हाउ टू लिसन मरमेड सिंगिंग, मरमेड्स की सिंगिंग को कैसे सुना जाता है, इसके बारे में जो है इसके बारे में पता लगाना, ये भी एक जो है इम्पॉसिबल टास्क है। जो 7 इम्पॉसिबल टास्क हैं उनमें दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉसिबल टास्क अमंग द 7 इम्पॉसिबल टास्क। टेलिंग अबाउट हाउ टू कीप ऑफ एनवीज स्टिंगिंग, जो है जो ईर्ष्या है, जो जेलसनेस है, ओके, जो ईर्ष्या है उसकी ईर्ष्या की जो एक ह्यूमन बीइंग में जो एक जो है इंस्टिक्ट पाई जाती है, जो है जेलस की ईर्ष्यालु जो प्रवृत्ति पाई जाती है, उससे अपने आप को कैसे बचाए रखें, ठीक है, ये भी जो है इम्पॉसिबल टास्क है। एंड व्हाट कैन बी ए वे टू सर्व एन ऑनेस्ट माइंड, मतलब एक ऐसा तरीका ढूंढना जो मतलब जिससे मतलब एक ऑनेस्ट माइंड सर्व हो सके, ये भी जो है इम्पॉसिबल टास्क है। इस तरह से पहले स्टेंजाज में जो है 7 इम्पॉसिबल टास्क जो है बताए गए हैं, ठीक है। और पॉइंट का यही कहना है कि जिस तरह से ये जो 7 इम्पॉसिबल टास्क हैं, इनमें जो ये जिस तरह से इम्पॉसिबल है, उसी तरह से एक ट्रू और ट्रस्टवर्दी जो है विमेन को फाइंड आउट करना भी जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है, ठीक है। तो इन द अबव लाइन्स द पोइट आस्क क्वेस्टर टू डू सच इम्पॉसिबल टास्क, इन लाइनों में जो पोइट है वो क्वेस्टर को जो है इस प्रकार के इम्पॉसिबल टास्क को जो है करने के लिए कहता है। बट अमंग देम द मोस्ट इम्पॉसिबल टास्क इज़ टू फाइंड ए ट्रू एंड फेयर विमान, लेकिन ये जो सारे इम्पॉसिबल टास्क हैं उसमें भी सबसे जो मोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है वो है एक ट्रू और फेयर विमेन को ढूंढना, ठीक है। तो यानी जो पहला स्टेंजा है उसमें 7 इम्पॉसिबल टास्क जो है बताए गए हैं, मतलब द पोइट टॉक्स अबाउट द 7 इम्पॉसिबल टास्क, ओके। ये बार बार जो है एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब इसमें ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट इम्पॉसिबल टास्क कौन सा जो है मेंशन किया है, डिस्क्राइब किया है पॉइंट ने, सेकंड कौन सा किया है, तो ये आपको थोड़ा सा याद कर लेना है। तो जो सेकंड स्टेंजा है उसमें वो इंटरलोक्यूटर से पूछता है दैट इफ़ ही हैज़ स्ट्रेंथ साइट्स एंड एबिलिटी टू सी, वो कहता है कि अगर इंटरलोक्यूटर आपके पास में, ठीक है, इंटरलोक्यूटर यानी क्वेस्टर अगर आपके पास में एबिलिटी है इनविजिबल चीज़ों को देखने की, अदृश्य चीज़ों को देखने की, स्ट्रेंथ साइट्स को देखने की, है ना, तो आप जो है 10,000 डेज और नाइट्स विजिट 10,000 डेज और नाइट्स के लिए विजिट पर निकल सकते हो, ठीक है। टिल देन ही वुड हैव बिकम ओल्ड, और इतने दिनों में, ये हाइपरबोली का यूज़ किया गया है यहाँ पर, है ना, ठीक है, कि अगर आप में एबिलिटी है तो आप 1000 डेज 10,000 डेज एंड नाइट्स के लिए राइड करो, ठीक है, तब तक तुम बूढ़े हो जाओगे। टिल देन यू वुड हैव बिकम ओल्ड, ओके। और योर हेयर्स, ओके, योर हेयर्स, तुम्हारे जो बाल हैं वो भी
विल टर्न वाइट टिल देन, तब तक जो है आपके जो हेयर्स हैं वो भी जो है सफ़ेद हो जाएंगे, लाइक स्नो, बर्फ़ की भांति, है ना। तो बट ही विल नेवर बी एबल टू फाइंड ए ट्रस्ट वर्दी विमन, मतलब वो चैलेंज देता है ना। ही गिव्स द चैलेंज टू इंटरलॉक्यूटर और क्वेस्टर, ओके, टू राइट 10,000 days and nights, ओके, फॉर फाइंडिंग आउट अ ट्रस्ट वर्दी विमन, ए फेथफुल विमन, ठीक है, ए फेथफुल विमन। तो वो चैलेंज देता है, और ये कई बार पूछा गया है कि मतलब जो है कितने दिनों के लिए, वो बताता है, कहता है कि आप कितने दिनों तक जो है राइड करो तब भी आपको जो है ट्रस्टवर्दी और फेयर विमन नहीं मिलेगी। तो 10,000 days and nights ये हाइपरबोली का यूज किया गया है, ओके। तो तब भी जो है इंटरलोक्यूटर जो है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ही विल नॉट बी सक्सेसफुल टू फाइंड आउट द ट्रस्टवर्दी विमन इन द लास्ट स्टेंजा। तो ये सेकंड स्टेंजा में यही है कि आपके पास, वो कहता है किसको, इंटरलॉक्यूटर को, कि आपके पास जो है अगर इनविजिबल चीज़ों को जो है देखने की एबिलिटी है, ठीक है, अगर आप जो है पैदा हुए हैं स्टैंड साइट्स को देखने के लिए, तो आप जाओ और राइड करो 10,000 days and nights, ठीक है। आप बूढ़े भी हो जाओगे, आपके जो बाल हैं वो स्नो की तरह वाइट हो जाएंगे, पर आप जो है एक ट्रस्टवर्दी विमन नहीं ढूंढ पाओगे। उसके बाद में देखो लास्ट स्टेंजा में, पॉइंट आस्क इंटरलॉक्यूटर इफ़ यू फाइंड सच ए विमन। तो वो इंटरलॉक्यूटर से क्या बात करता है कि अगर आपको इस तरह की विमन मिल भी गई तो ये मेरे लिए, इट विल बी पिलग्रिमेज टू मी टू विजिट हर, उसको विजिट करना मेरे लिए एक तीर्थ यात्रा के समान होगी, एक हॉली जर्नी के समान होगी। बट ही विल नॉट गो, लेकिन वो जाएगा नहीं। कारण क्या है, दो सी माइट बी ए नेबरिंग विमन, हो सकता है कि वो जो है कोई नेबरहुड जो है महिला हो, ठीक है, नेक्स्ट डोर मतलब नेक्स्ट हाउस में रहती हो, बिल्कुल पड़ोस में रहती हो। सी माइट बी ट्रू वैन द इंटरलॉक्यूटर मैटर, फिर आगे बताता है कि वो जो है हो सकता है कि जब इंटरलॉक्यूटर मतलब आप जब उससे मिलो तो वो ट्रू हो। बट एज द क्वेस्टर स्टार्ट्स टू राइट ए लेटर टू मी, लेकिन जब वो इंटरलॉक्यूटर जो है डन को, मतलब जॉन डन राइटर को जो है पत्र लिखना स्टार्ट करेगा, है ना, कि भाई मेरे को जो है एक फेयर ट्रस्टवर्दी फेथफुल विमन मिल गई है। सी वुड हैव बीन अनफेयर विद 2 or 3 मैन, तब तक जो है सिंस देन, तब तक जो है टिल देन, वो जो है 2 और 3 आदमियों से जो है अफेयर्स कर चुकी होगी, है ना, और वो अनफेयर हो चुकी होगी। तो हिज फेयरनेस और फेथफुलनेस जो है विल बी मोमेंटरीली, मतलब उसकी जो फेथफुलनेस और फेयरनेस है वो क्षणिक है ना। मतलब ये सीधा सीधा जो है, जो ये सटायर है, ये मतलब एक तरीके से हास्य है, मतलब एक तरीके से जो है कंसीड करता है पोइट जो है विमन टू द हॉल विमन क्लास, ऑन द हॉल विमन क्लास, सारी विमन क्लास को, ठीक है। तो इस तरह से इस पोएम को मैंने जो है लाइन बाय लाइन जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मेरे टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया जाएगा, वहाँ जा कर के आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।